मेरी आवाज आ रही है सभी को? चैट बॉक्स में कोई मैसेज करें। रुशाली मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस, ओके ओके। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू ज्वाइन द सेशन। 9:07 हुए हैं। हम 3 मिनट और राह देखेंगे, क्योंकि ये लाइव सेशन सभी के लिए नया है। इसके वजह से आज के सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरैक्टिव सेशन में। और आज हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो फर्स्ट डे से, मतलब जब से आपने क्वेश्चन पूछे हैं विद्ध कर्म के बारे में, मेरे ख्याल से शायद 7वां लेक्चर अपलोड होने के बाद 18वां लेक्चर 18 जुलाई को सबसे पहले क्वेश्चन आया था। उसी से हम स्टार्ट करेंगे और कल तक या आज तक जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर किसी के कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन हमारे जो आपने पोस्ट किए हैं ग्रुप पे वो लेंगे हम। और अगर वक्त मिला तो हम अगले क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में है वो ले लेंगे। चलिए, 9:10 हो गए हैं। हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है ना? ओके। हाँ, मी ह्याला लावून घे. इथेच बस. बाहेर डास. तो 18 जुलाई को पहला क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर जितेंद्र साहू सर ने। जो क्षिप्रमर्म है, क्षिप्रमर्म से 2 अंगुल पर विद्ध करते हैं, वहां पर मसल में विद्ध होता है कि वेन में, ऐसे उनका क्वेश्चन था। तो उसका आंसर ये है कि व्हेन यू डू विद्ध बिफोर दैट पॉइंट यू एटलीस्ट सर्च विच स्ट्रक्चर बिलो दैट। मतलब विद्ध के पॉइंट के नीचे क्या स्ट्रक्चर है, या उस विद्ध पॉइंट के आजू बाजू में कौन से स्ट्रक्चर हैं, एंड व्हाट वी पंक्चर एग्जैक्टली, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर उस पॉइंट पे सिरा है तो उसका वेधन करना है, ठीक है। लेकिन शुरुआत के प्रैक्टिस में अभी मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उनको, कि पहली बार वो विद्ध कर्म कर रहे हैं। तो शुरुआत के दौरान के प्रैक्टिस में आपको वेन बचा के विद्ध कर्म करना है, और जब आपका हाथ अच्छे से बैठ जाए तो आप डायरेक्टली वेन भी प्रिक कर सकते हैं। एक्चुअली विद्ध कर्म क्या है? तो सीराव्यध जिसको कहा है, सीराव्यध सब जगह पे हम नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अपांग प्रदेश में भी नेत्र के लिए सीरा वेद आया है,
सिराव्यदाध्याय में। तो हम वहां सिरा मोक्ष नहीं कर सकते क्योंकि वेन्स बहुत शॉर्ट है, छोटी है। तो वहां गोगटे सर ने ठीक है कि वहां रक्त मोक्षण नहीं कर सकते सिराव्यद, तो वहां हम विद्ध कर्म करेंगे। इट इज अ स्मॉल रूप ऑफ सिराव्यद। सो विद्ध कर्म इज अ सिराव्यद, लेकिन हर बार आपको वेन पंक्चर होगी ही ऐसा नहीं। ठीक है, आई बात आपको समझ में? तो शुरुआत के दौरान में आप अगर वेन बचा के विद्ध कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब बहुत अच्छा आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप वेन पंक्चर कर सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट के यहां कुछ आगे के लेक्चर में हम हमारे अनुभवी पॉइंट बता रहे हैं, वहां एक्चुअल में वेन नहीं है, तो वहां डायरेक्टली आप विद्ध कर्म कर सकते हैं। उसके बाद उसी दिन डॉक्टर मयूरी देशपांडे महाराष्ट्र से मैडम ने पूछा है, विद्ध कर्म इन वन डे हाउ मेनी टाइम्स यू टेक? एक दिन में हम कितनी बार विद्ध कर्म कर सकते हैं? सो इसका आंसर ये है कि इन सीवियर कंडीशन मीन्स रीनल कोलिक, कंजंक्टिवाइटिस, श्वास की केस है, इन वन डे आप 3 to 5 टाइम्स भी विद्ध कर्म कर सकते हैं। और अगर इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो आप हफ्ते में 3 बार, हफ्ते में 1 बार, अकॉर्डिंग टू सीवेरिटी ऑफ व्याधि आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर पार्वती रावत मैडम ने पूछा था एमपी से, सर हम अगर बार बार विद्ध कर्म करते हैं तो क्या टिटेनस इंजेक्शन लगाना है या नहीं? तो इसका आंसर ये है कि वी टेक एवरी पेशेंट्स न्यू नीडल। हम वही नीडल हर पेशेंट को यूज नहीं करते, हम हर बार नई नीडल लेते हैं। उसके बाद आफ्टर एवरी 3 to 4 पॉइंट वी चेंज द नीडल। नीडल एट द टाइम ऑफ फ्रीकिंग वो ऑलरेडी डिस्पोजेबल स्टेराइल नीडल है, सो नो चांसेस ऑफ टिटेनस फ्रॉम आवर नीडल। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि हमारे निडल से अगर हमने बताए हुए तरीके से अगर आप गए स्टेराइल तो टिटेनस होने के चांसेस निग्लिजिबल हैं। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर कांचन माल्या ने पूछा है, इन बर्निंग सेंसेशन ऑफ द फुट इफ विद्ध इज डन द रिजल्ट गॉट विल बी परमानेंट और टेम्पररी? तो इसका आंसर ये है कि ग्रंथ की अगर हम रचना देखें तो विद्ध कर्म, अग्निकर्म, रक्त मोक्षण ये लास्ट में आई हुई प्रोसीजर है। वाई? कभी सोचा है? तो पहले अध्याय जो है वो शमन शोधन ये अध्याय है, चिकित्सा के बारे में बात करें तो ये होने के बाद सर्जरी इंट्रोड्यूस होती है। अभी सर्जरी के सिवा पर्याय नहीं, या सर्जरी के बाद भी उपशय नहीं मिला है, या सर्जरी टालनी है, तो रुग्ण हमारे पास विद्ध कर्म, अग्निकर्म, क्षार कर्म या रक्त मोक्षण के लिए आता है। तो ये प्रोसीजर कब तक करनी है? तो जब तक आपको उपशय नहीं मिलता तब तक, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं। अग्निकर्म इज अ लास्ट अध्याय। अगर अष्टांग हृदय आप देखेंगे उसके बाद है ही नहीं कुछ, ना रुग्ण के पास है आपके सिवा ऑप्शन, और आपके पास ऑप्शन नहीं है अग्निकर्म के सिवा। तो ये जो अध्याय है, सिराव्यद विधि अध्याय, फिर शस्त्र कर्म विधि अध्याय, और उसके बाद क्षार और अग्निकर्म अध्याय। तो विद्ध कर्म, अग्निकर्म, क्षार कर्म ये कब तक करने हैं? जब तक पेशेंट को उपशय नहीं मिलता तब तक। उपशय की व्याख्या क्या है? टेम्पररी रिलीफ नहीं, दवाई बंद करने के बाद भी उसको कुछ तकलीफ नहीं होती, ये उपशय है। ठीक है।
तो एक प्रिक से, अभी आप ही बताओ कि एक प्रिक से थोड़ी ही परमानेंट उपशय मिलेगा ऐसे पेशेंट को? तो नहीं, ये क्रियाएं आपको बार बार करनी पड़ेगी। उसके बाद डॉक्टर अशोक पाल मुंबई से हैं, इन्होंने पूछा है इन टैकिकार्डिया शिप्रमर्म विद्ध करने से हार्ट रेट कंट्रोल हो जाता है क्या? उसी का सब क्वेश्चन है, 2 हस्त और 2 फुट के जो शिप्रमर्म है उस पे करना चाहिए क्या, और शिप्रमर्म में अर्धव्रीहि विद्ध करना है क्या? तो ये ऑलरेडी बाकी के जो सब क्वेश्चन है उसके ऑलरेडी आंसर मैंने दिए हैं लेक्चर में, जब आप ध्यान से सुनेंगे तब। मैंने लेक्चर में कहा है आपको कि हस्तशिप्र, इसका दायरा कहां तक है? तो कटी ऊर्ध्व पे ये काम करेगा, सब शरीर पे करेगा नो डाउट, लेकिन उसमें भी ये कटी ऊर्ध्व भाग पे काम करेगा, और जो पाद शिप्र है वो कटी अधो प्रदेश पे काम करेगा। ये मैंने लेक्चर में बताया है, इसलिए मैंने सर को कहा था, डॉक्टर अशोक सर को, कि आप ध्यान से लेक्चर सुनिए और मुझे फिर से आंसर कीजिए। टैकिकार्डिया के लिए सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए स्थपनी मर्म पे विद्ध कर्म करना है, और उसके बाद उभय हस्त शिप्र मर्म पे विद्ध कर्म करना है। लेकिन यहां एक बात बताना चाहता हूं कि इन टैकिकार्डिया एंड एसवीटी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, एसवीटी पे अग्निकर्म का बहुत अच्छा फायदा मिलता है, विद्ध से ज्यादा अग्निकर्म का। लेकिन वो कैसे, कब, कहां करना है वो अग्निकर्म के वेबिनार में हम देखेंगे। उसके बाद डॉक्टर नीलकंठ सोनटक्के सर ने पूछा था, मूत्राशमरी में अंगुष्ठ मूल के अलावा शिप्र पर भी विद्ध कर्म कर सकते हैं क्या? तो यस, हम शिप्रमर्म में, शिप्रमर्म पर भी शिप्रमर्म के ऊपर हम 2 अंगुल पे भी विद्ध कर्म कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर धोपेकर मैडम महाराष्ट्र से, इन्होंने पूछा था, विद्ध के समय जो निडल हम प्रिक करते हैं उसे कितनी देर तक हम रख सकते हैं? तो इसका आंसर एक्चुअली पिछले बैच की जो रिकॉर्डेड सेशन में अपलोड करता हूं उसमें ऑलरेडी मैंने दिया है। एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूं। जिह्वा पॉइंट, अधोजिह्वा, जिह्वा मूल, उसके बाद तालु के पॉइंट, अब हो टेस्टिस के पॉइंट, ये जो बहुत नाजुक जगह के जो पॉइंट है उसमें निडल प्रिक करके निकालनी है, ठीक है। बाकी कटी प्रदेश के पॉइंट है, जानु प्रदेश के पॉइंट है, या मन्या के पॉइंट है, इसमें आप 3 सेकंड टू 50 सेकंड तक रख सकते हैं। इससे मसल स्पाज्म बहुत जल्दी कम हो जाता है इससे। उसके बाद डॉक्टर सुजाता पाटिल मैडम ने महाराष्ट्र से पूछा है कि इरेगुलर मेंसेस, गर्भाशयगत विकार, एग्जाम्पल यूटेराइन फाइब्रॉइड, पीसीओस, इनफर्टिलिटी जैसे व्याधि में अंगुष्ठ मूल विद्ध कर्म कर सकते हैं क्या? तो यस, ये एक्चुअली टॉपिक आगे आने वाला है। मेरे ख्याल से सेकेंड लास्ट टॉपिक ये इनफर्टिलिटी का है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसमें पॉइंट कैसे चॉइस करने हैं और विद्ध कर्म कहां तक उपशय दे सकता है, ये हमने सब एक्सप्लेन किया है उसमें। तो मैं वो आंसर उस सेशन के लिए रखता हूं, लेकिन आप विद्ध कर्म कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट के अलावा और भी पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बट
बाकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू संप्राप्ति, शमन, शोधन, व्यायाम, पथ्य, ये भी जरूरी है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर मयूरी देशपांडे मैडम ने पूछा है, अगर रोज अधो जिह्वा जिह्वा मूल पे विद्ध कर्म किया तो म्यूकोसिल फॉर्म हो सकता है क्या? तो इसका आंसर ये है कि हम रोज विद्ध कर्म इस पोर्शन पे करते नहीं, इस पार्ट पे। मतलब म्यूकोसिल ये ज्यादातर म्यूकोसिल की साइट रहती है कि वहां ही म्यूकोसिल आता है। अगर हम म्यूकोसिल देखें तो ज्यादातर ओष्ठ की अंदर की जो स्किन है, बकल म्यूकोजा, म्यूकोजल टिश्यू है, वहां ये म्यूकोसिल आता है और हम वहां विद्ध कर्म नहीं करते। मतलब कौन सी कंडीशन होगी कि हम वहां विद्ध कर्म करेंगे? ठीक है। और जो जिह्वा मूल और जिह्वा अधो के जो ये पॉइंट है, लोकेशन, ये दोनों अलग अलग है। जिह्वा मूल अलग पॉइंट पे है, जिह्वा अधो अलग पॉइंट पे है। वहां म्यूकोसिल होने की संभावना नहीं है अगर हम रिपीटेडली विद्ध कर्म करें तो। लेकिन अगर ज्यादा बार बकल म्यूकोजा के टिश्यू पे आघात हुआ तो म्यूकोसिल होने के चांसेस रहते हैं। मगर मतलब जैसे खाते खाते दो दांतों के बीच अगर हमारी जो बकल म्यूकोजा आ गया तो वहां म्यूकोसिल बन सकता है। ठीक है। इसकी सिंपल ट्रीटमेंट है अग्निकर्म, जो अपुनर्भव चिकित्सा है। मतलब आप वो करेंगे तो म्यूकोसिल वहां कभी अभी आता नहीं। तो मैं यहाँ उसको ज्यादा वेटेज नहीं देता अग्निकर्म को, लेकिन आपको एक बता के रखता हूं कि म्यूकोसिल की अपुनर्भव चिकित्सा है अग्निकर्म, और विद्ध से म्यूकोसिल की संभावना नहीं है, क्योंकि हम वहां विद्ध कर्म, मतलब कौन सा पॉइंट है कि वहां हम म्यूकोसिल, मतलब वहां विद्ध कर्म करेंगे। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर किशोर सोनी सर ने महाराष्ट्र से पूछा है, पित्ताश्मरी में अंगुष्ठ मूल विद्ध दोनों करे या लेफ्ट साइड को? तो लेफ्ट साइड में विद्ध कर्म करना है, लेकिन विद्ध के ज्यादा रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। मतलब ये फ्रैंकली मैं बता रहा हूं कि मुझे विद्ध के ज्यादा उसमें रिजल्ट नहीं मिले हैं, क्योंकि पित्ताश्मरी ये जो है इसमें विरेचन, बस्ती और आभ्यंतर औषधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पथ्य। तो उससे पित्ताश्मरी को मैं रिजल्ट देता हूं। ठीक है। तो पित्ताश्मरी मतलब जो मूत्राश्मरी है, वृक्काश्मरी है, विद्ध का जितना रोल उसमें है उतना रोल पित्ताश्मरी में नहीं है। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र साहू सर ने पूछा है, कार्पेल टनल सिंड्रोम में शिप्रमर्म विद्ध कर सकते हैं क्या? बहुत से पेशेंट फिंगर टिंगलिंग की कंप्लेंट करते हैं, तो उसमें भी शिप्रमर्म पर विद्ध कर्म कर सकते हैं क्या? तो कार्पेल टनल सिंड्रोम, इसमें शिप्रमर्म के ऊर्ध्व 2 अंगुल पे विद्ध कर्म करना है और ट्रिगर पॉइंट पे विद्ध कर्म कर सकते हैं। ज्यादा अच्छे रिजल्ट अग्निकर्म के हैं विद्ध कर्म के कंपैरिजन में। और जो फिंगर टिंगलिंग जो है, ये उस नर्व के ऊपर टिश्यू की शीत शीत आ जाती है, शीत बनता है, उसके वजह से ये सीपीएस मतलब कार्पेल टनल सिंड्रोम सीटीएस ये दिखता है। और जो टिंगलिंग जो फिंगर को हो रहा है उसकी चिकित्सा, अगर पैरास्थेशिया का जो मैंने केस डिस्कस किया है कि लोकली विद्ध कर्म करना है एंड अकॉर्डिंग टू डर्मेटोम भी आप विद्ध कर्म कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर कांचन माल्या ने पूछा है, इफ वी डू विद्ध कर्म बाय यूजिंग डायबिटिक सिरिंज एट तालू एंड जिह्वामूल, देर इज नो नीड ऑफ कीपिंग सिरिंज फॉर 50 सेकेंड। इसका आंसर मैंने किया है। सो नो नीड टू
वहां निडल रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रिक कीजिए और रिमूव कीजिए। वेदर, उन्होंने सब क्वेश्चन और एक पूछा है, वेदर द स्टैमरिंग ऑफ स्पीच विल गो कंप्लीटली बाय विद द, तो इसका आंसर है नो। रोल ऑफ विद द कर्म इन स्टैमरिंग इज ओनली 70%। ये मेरा हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है 2008 से, उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। रिमेनिंग 30% विल कवर मेडिसिन। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको बहुत सारे विद्ध कर्म, अग्नि कर्म के बारे में ग्लैमरस बातें बहुत सारी जगहों से आएगी, लेकिन जो रियल कंडीशन है आपको कोई नहीं बताएगा। मैनिपुलेटेड केसेस बहुत सारे रहते हैं। जो ओरिजिनल पिक्चर है वो हम बता रहे हैं कि यस, यहां नहीं उपशय मिलता, यहां मिलता है, यहां सिर्फ विद्ध से मिलेगा नहीं, विद्ध के साथ साथ आपको ये भी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ये फ्रैंकली हम आपको बता रहे हैं, 1 to 1, और कहीं भी कुछ न छुपा के। ठीक है, तो बाहर का नॉलेज मैनिपुलेटेड इसमें नहीं बहना है, आपको रियल कंडीशन मालूम होनी चाहिए। सो स्टैमरिंग सिर्फ विद्ध कर्म से नहीं जाएगा, विद्ध का रोल 70% है, 30% आपको मेडिसिन जरूरी है। अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो 70% का परसेंटेज 50% भी आता है, 30% भी आता है, और मेडिसिन का परसेंटेज बढ़ जाता है। ये भी आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर श्वेता अत्तरवाला मुंबई से, इन्होंने पूछा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रोटेटिंग द नीडल क्लॉकवाइज बिफोर रिमूविंग इट। तो इसका आंसर हमारे जो अपकमिंग सेशन है रिकॉर्डेड क्वेश्चन आंसर, उसमें मैंने दिया है, या जो मैंने अपलोड किए हैं 2 सेशन उसमें होगा। इसलिए मैं पुनरुक्ति दोष वर्जित करता हूं। और आगे का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, शिप्रमर्म अर्धयव डेप्थ ऑफ विद्ध इज फॉर बोथ हस्त एंड पाद शिप्र। तो यस, बट इफ अ थिन पेशेंट, मतलब मैंने बताया है कि अर्धव्रीहि लेना है, 1/3 लेना है, लेकिन अगर ओबेज पेशेंट है जिसकी स्किन बहुत जाड़ी है, थिक है, या बहुत थिन पेशेंट है, स्किन का जो लेवल है वो बहुत थिन है, तो आपको ये निडल का प्रमाण है प्रिक का, ये आपको कॉमन सेंस यूज करके, युक्ति प्रमाण यूज करके आपको वो कम ज्यादा करना है। मैंने जो बताया है प्रमाण, ये नॉर्मल पेशेंट का है। नॉर्मल मतलब ठीक है, हाँ, ये एक 5 से 5.5 फुट का ये रहेगा, 5'7", 5'8", 5'9", इसका वेट अंदाजे से इतना, जो नॉर्मल पेशेंट आता है उसके बारे में है। अगर कुपोषित है, थिन पेशेंट है, तो आपको ये अलग अलग थोड़े से कॉमन सेंस यूज करके प्रमाण बदलने हैं। अगर हार्ड स्किन वाला है, बॉडी बिल्डर है, तो उसके प्रमाण आपको बढ़ाने हैं। ये आपको युक्ति प्रमाण खुद को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैडम ने और एक क्वेश्चन पूछा है, फॉर पाद शिप्र पेशेंट टू बी सिटिंग पोजीशन और वी कैन डू इन सुपाइन पोजीशन। तो पेशेंट को निडल प्रिक करते समय शिप्र में, मतलब कौन सा भी विद्ध कर्म का पॉइंट ले ले, पेशेंट को निडल नहीं दिखनी चाहिए। मुझे शायद 2-3 दिन पहले ही एक हमारे बैच के डॉक्टर का फोन आया था कि सर, मैंने पेशेंट को, एक 25 से 30 साल का, 25 से 30 एज का लड़का था, उसको मैंने प्रिक किया एक जगह पे, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको निडल का फियर भी नहीं था। मैंने पहले पूछा, खाना भी खा के आया था, लेकिन मैंने पहला प्रिक किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरा प्रिक करते ही उसको एक 5 मिनट में वॉमिटिंग आ गई।
नौशिया फील होके, तो और उसको मोशन भी होने की संभावना होने लगी, इसलिए वो मोशन को भी चला गया। तो वो डर गया डॉक्टर, क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि नई नई विद्ध कर्म की प्रैक्टिस है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, उनको मैंने शांत किया, उनको बताया कि ऐसा हो सकता है, भय जातिसार जैसे है, पेशेंट कितना भी स्ट्रांग हो, नीडल की हर एक को फियर रहता है। इस पेशेंट को निडल का फियर था, लेकिन उसने बताया नहीं। ठीक है, तो निडल के फियर के, हमारे संहिता में जैसे भय जातिसार आया है, इसको भय जातिसार ही हुआ ना, वो मोशन के लिए चला गया और उसको वॉमिटिंग भी हुआ, तो ये निडल का फियर है। तो ऐसे पेशेंट को आप जैसे जैसे आगे विद्ध कर्म करते जाएंगे, तो ऐसे पेशेंट को कैसे टैकल करना है, कैसे काउंसलिंग करनी है, ये आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, मैंने 34 या 33 डेज का विद्ध कर्म का वेबिनार किया और मैं मास्टर बन गया विद्ध कर्म का, नहीं हो सकता। ये बरसों की तपस्या रहती है। आपके पेशेंट को रिजल्ट आता है, मैं वही पॉइंट लेता हूं, मेरे पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता, भाई। हस्तगुण नाम से मैंने एक 5 मिनट का आपके लेक्चर के एंड में बताया था। तो ये हस्तगुण कब बढ़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो जैसे आपका हाथ सिद्ध होगा धीरे धीरे, वैसे आपके निडल से भी उपशय मिलता जाएगा। तो हाँ, हम डाइवर्ट हो गए थोड़ा सा। तो पेशेंट को निडल नहीं दिखनी चाहिए, शिप्र का पॉइंट लेना है, पेशेंट को लाइन डाउन पोजीशन में सुलाना है और पॉइंट लेने हैं। लेकिन अगर नी का पेशेंट है, नी जानुशूल का, तो उसको बैठ के ही निडल प्रिक करनी है। ठीक है, अगर कैंप आप ले रहे हैं, लाइन डाउन की सुविधा नहीं है, बहुत भीड़ है, तो आप विद्ध कर्म बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत के प्रैक्टिस में लाइन डाउन पोजीशन इज अ बेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर जानू का पेशेंट है, शूल का या अवभावक का है, तो आपको बैठा के ही करना पड़ेगा। उदर का पेशेंट है, मतलब उदर शूल का, तो आपको लेटा के ही प्रिक करनी होगी। वैसे ही शिप्र का है, आप लेटा के ही पॉइंट लेने होंगे आपको। उसके बाद मैडम ने पूछा है, लेफ्ट साइड शिप्र फॉर बुद्धि तीक्ष्णता, कैन इट बी डन इन हेल्दी पर्सन also like students or aging persons, what should be frequency? ऐसे 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। तो यस, आप ये विद्ध के पॉइंट हेल्दी पर्सन में भी ले सकते हैं, स्टूडेंट में भी ले सकते हैं, एज के जो पर्सन्स हैं एजिंग के, उसमें भी ले सकते हैं, बट इन कॉम्बिनेशन विथ हेड पॉइंट एंड इन कॉम्बिनेशन विथ मेडिसिन। फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 दिन में आप 1 बार या 2 बार ले सकती है। उसके बाद डॉक्टर निशांत स्वामी सर ने पूछा है राजस्थान से, रनिंग नोज में विद्ध कर्म करना चाहिए क्या? तो इसका आंसर, अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनेंगे, तो विद्ध कर्म का रोल कहां है? जहां अवरोध है वहां विद्ध कर्म करना है, बेसिक। जहां अवरोध है वहां विद्ध कर्म करना है। अगर अवरोध से रनिंग नोज है तो डेफिनेटली आप विद्ध कर्म कर सकते हैं, लेकिन अवरोध नहीं है तो वहां विद्ध कर्म का कुछ रोल ही नहीं है। तो ये बेसिक जो है, लेक्चर को आपको बारीकी से सुनना होगा और खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्टर प्रणेश दानी सर ने बेंगलुरु से पूछा है,
डज द डेप्थ ऑफ विद्ध चेंजेस इन बेबीज, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं उसमें डेप्थ जो रहती है विद्ध की वो चेंजेस हो सकती है क्या? तो यस, मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले ही बताया है कि अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू फिजिक, मतलब उसकी तबीयत कैसी है, बल कैसा है, डिसीज, स्किन टेक्सचर, डेप्थ चेंज होती है। ठीक है। उसके बाद उन्हीं ने ही और एक क्वेश्चन पूछा है, फॉर शब्दोत्पत्ति यू हैव टेकन विद द पॉइंट 2 अंगुल अवे फ्रॉम नाभि on left and right side, why not the with the point taken 2 अंगुल above and below the navi? It is a very nice question. ये अभी तक के जितने वेबिनार हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन कभी भी किसी ने नहीं पूछा, why we take this point. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर इस एंगल से देखेंगे ना तो आयुर्वेद आपको अलग ही लेवल का आनंद देगा। एक मिनट। तो हम जहां प्रिक लेते हैं उसके नीचे, मैं बार बार आपको यही बता रहा हूं कि उसके नीचे क्या स्ट्रक्चर है और हमें क्या अपेक्षित एक्शन है उस पॉइंट से। विद्ध कर्म इज अ स्टिम्युलेटरी एक्शन, स्टिम्युलेशन, टोनिफिकेशन, बढ़ाना है। ठीक है। तो अभी शब्दोत्पत्ति, ये जो स्टैमरिंग का लेक्चर है 1 घंटे का है लेक्चर, बहुत बढ़िया आगे आएगा ये लेक्चर, बहुत बढ़िया लिया है ये लेक्चर सिर्फ स्टैमरिंग के ऊपर। तो उसमें बहुत अच्छा हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ छोटी सी झलक आपको सिर्फ बताता हूं मैं। शब्दोत्पत्ति में उदान वायु का इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए बेसिक, उदान वायु से शब्दोत्पत्ति होती है। हमारे शरीर में एक ही वायु है, एक ही पित्त है, एक ही कफ है, लेकिन चिकित्सा करने के लिए ग्रंथकारों ने अकॉर्डिंग टू स्थान उसके अलग अलग नाम दिए। तो हम सिर्फ उदान वायु की बात करेंगे। एक ही वायु को अकॉर्डिंग टू स्थान अलग अलग नाम, फिर उसके हिस्से किए कि यहां से यहां तक उदान वायु। अभी उदान वायु का श्लोक आप याद कीजिए, नहीं याद आता, मैं बताता हूं। क्रिया शारीर का हूं मैं तो बताता हूं। तो ऊर स्थानम उदानस्य, ऊर जो है उदान वायु का स्थान है। उसके बाद ग्रंथकारों ने और बढ़ाया उसको, नासा नाभिम गलाश्चरित। उदान वायु का उन्होंने दायरा बताया कि कहां से कहां तक उदान वायु है। तो नासा से नाभि तक, यहां जो चर करेगा, जो घूमेगा, उसको उदान वायु बोलना है। नासा से लेके नासा नाभिम गलाश्चरित, बीच के जो जो भी ऑर्गन आएंगे वो उदान वायु के अंदर हम ग्राह्य पकड़ेंगे या उदान वायु से वो प्रभावित होंगे। उस रीजन में समान वायु भी है, ठीक है, लेकिन नासा ये प्राण के भी अंडर आती है, लेकिन वहां उदान वायु भी है। उर ये स्पेशली उदान वायु का है और
जो नाभि है ये समान वायु का भी है और उदान वायु का भी है। तो नासा से लेके नाभि तक उदान वायु है। अभी उदान वायु का कर्म क्या है? वाक, प्रवृत्ति, प्रयत्न, बल, ऊर्जा, स्मृति, क्रिया। जो वाक प्रवृत्ति तैयार करेगा उसके लिए प्रयत्न, उसके लिए बल, उसके लिए ऊर्जा उसको यहां से प्राप्त होगी। बोलने के लिए प्रयत्न करना, श्वास अंदर लेने के लिए प्रयत्न करना, श्वास बाहर छोड़ने के लिए प्रयत्न करना, इसको बल चाहिए, ऊर्जा चाहिए। फिर स्मृति, क्रिया, प्रयत्न, बल, ऊर्जा, वाक प्रवृत्ति, ये जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं करना किसका काम है? उदान वायु का। और स्मृति, ठीक है। उसके बाद इसका ये अष्टांग हृदयकारों ने बताया। उसके बाद सुश्रुत जी ने क्या बताया वो भी देखेंगे। तेन भाषित गीतादि विशेषो अभिप्रवर्तते। इसका अगर हम टीका देखेंगे डल्लन जी ने बताई हुई, तो भाषित गीतादि इति आदि शब्दात, आदि शब्द से क्या अपेक्षित है ग्रंथकारों को? तो शब्द, उच्छ्वास, आदि विशेषः, शब्द अपेक्षित है। मतलब शब्द कहां से उत्पन्न होगा? तो नाभि से उत्पन्न होगा और उसको प्रयत्न, बल, ऊर्जा ये उदान वायु से मिलेगी। ठीक है। अभी नाभि प्रदेश पे विद्ध कर्म करना है। अभी ये तो फाइनल हो गया। बाकी ऊपर के पॉइंट के बारे में लेक्चर में बताऊंगा मैं, या लेक्चर में बताया है मैंने। विशेषतः नाभि और नीचे वृक्क, ये जो है इस पे हमें विद्ध कर्म से कार्य करना है। ठीक है। अभी नाभि से वृक्क की जो पोजीशन है वो बायलैटरली है नाभि के, न कि अबव एंड बिलो। इसलिए हमें नाभि को भी उत्तेजित करना है, उसके दायरे में जो पॉइंट है वृक्क का उसको भी उत्तेजित करना है। क्योंकि शब्द, विद्ध कर्म, नाभि और वृक्क, इसका जो संबंध है वो आपको जो स्टैमरिंग का लेक्चर है आगे आने वाला उसमें मैंने बताया है। तो यहां मैं उसका ज्यादा उल्लेख नहीं करता, लेकिन शब्दोत्पत्ति में नाभि और वृक्क इसका बहुत गहरा संबंध है। तो हमें उस वृक्क पे आई हुई दूषितता, जिसको मराठी में तान बोलते हैं पांचभौतिक चिकित्सा में, वो हटाने के लिए वहां विद्ध कर्म हम करते हैं। आगे चले जाते हैं। उन्होंने ही डॉक्टर प्रणेश दानी सर ने पूछा है, अंगुष्ठ मध्य विद्ध कैन बी डन इन बोथ अति द्रवता इन अपान स्थान एंड ऑल्सो इन द कंडीशन ऑफ प्रतिलोम गति ऑफ अपान वायु। तो एक्चुअली इसका जो आधा क्वेश्चन है वो मुझे समझा नहीं, लेकिन उसके आगे का जो आधा क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ प्रतिलोम गति ऑफ अपान वायु, इसमें अंगुष्ठ मध्य विद्ध करते हैं क्या? तो यस, प्रतिलोम गति को अनुलोमन करना ये विद्ध कर्म करता है। उसके बाद डॉक्टर निशांत स्वामी सर ने पूछा है, हर एक डिसीज के 5-5 वीडियो शेयर करें ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सके और रोगी को रिजल्ट दे पाए। केवल एक वीडियो देख के कैसे सीख पाएंगे? तो हमारे अभी तक 1800 स्टूडेंट हो चुके हैं। मुझे पहली बार ये रिक्वेस्ट आई है कि हमें और वीडियो दिखाइए।
तो इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली डॉक्टर स्वामी, जितना जरूरी है सीखने के लिए उतना हमने ऑलरेडी कवर किया है हमारे इस वेबिनार में। हर एक पॉइंट के 5-5 वीडियो नहीं, हम 10-15 वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन फाइनली जो पॉइंट समझना है वो आपको ही समझ के करना है। लेकिन इतने सारे वीडियो से वेबिनार जो 33 डेज का है वो 365 डेज का होगा, और इतना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। कुछ तो एक फ्रेमवर्क होता है हर एक वेबिनार का प्लान करते समय, तो उस हम फ्रेमवर्क को ब्रेक नहीं कर सकते। और एक यहाँ मैं बात बताना चाहता हूं कि हार्डली मेरे ख्याल से 75 प्लस बैच है विद्या कर्म की, ये लगभग 80 तक पहुंच चुके हैं। अभी तक 30 से 35 डॉक्टरों ने ही योग्य विधि के वीडियो फोटो भेजे हैं, बाकी लोगों ने नहीं भेजे हैं। तो जिनके योग्य विधि के वीडियो आए हैं, फोटो भेजे हैं उन्होंने, उनके ही पॉइंट के करेक्शन हम ग्रुप पे करेंगे। बाकी लोगों ने पेशेंट के ऊपर के डायरेक्टली फोटो वीडियो भेजेंगे तो हम उनको बाईपास कर देंगे। हम थोड़े से अलग टाइप के टीचर हैं। आपके पंखों में हम बल देखना चाहते हैं। डॉक्टर अमोल बंसोड़े और डॉक्टर रुशाली बंसोड़े इनकी बायलैटरल कुबड़ियां लेके आप कब तक चलेंगे? तो हमें ना कि लाइफ टाइम तक आपको स्टूडेंट बना के रखना है, बल्कि आपके पंखों में इतना बल भरना है कि आप उसके सहारे ही उड़ना सीखेंगे, ना कि लाइफ टाइम तक सर इसमें विद्या कर्म कहाँ करना है और कितना डेप्थ रखना है। तो बुरा मत मानिए, हमारे इतने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ बातों में हम स्ट्रिक्ट हैं तो है, ठीक है। इसमें आपकी ही उन्नति छुपी है। और हमारे लगभग 30 प्लस ग्रुप हैं स्टूडेंट के। मेरे मोबाइल में, मैडम के मोबाइल में अभी भी 100 के ऊपर मैसेज बाकी है देखने के। आप जब पोस्ट करते हैं तो अगर कुछ इमरजेंसी आई है तो आप डायरेक्टली 2 बार हमें कॉल कीजिए, क्योंकि हम भी पेशेंट चेक करते रहते हैं, फैमिली टाइम रहता है या ड्राइविंग करते रहते हैं। तो अगर इमरजेंसी है तो आप डायरेक्टली 2 बार कॉल कीजिए ताकि हमें पता चले यस आपको इमरजेंसी है, हम जरूर कॉल उठाएंगे। अगर पेशेंट स्टेबल है, कुछ तकलीफ नहीं है, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करके रखिए या मैसेज कीजिए सर आपको कब कॉल करूं, ठीक है। तो हम आपको टाइम बताएंगे, आप उस समय पे कॉल कीजिए या हम ही कॉल करेंगे। लेकिन बिना वजह कॉल या कुछ पेशेंट स्टेबल है तो भी पूछने के लिए ऐसा मत कीजिए, ठीक है। हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कहाँ तक आए थे हम? हाँ, डॉक्टर जितेंद्र साहू सर ने पूछा है 31 जुलाई को डिस्क बल्जिंग, डिस्क पोट्रूजन में कौन से पॉइंट लेना पड़ेगा सर? तो कटी के जो पॉइंट हैं उसमें भी
कटी के पॉइंट लेने हैं विद्ध कर्म के लिए, लेकिन उसमें भी अभी आपको स्पेसिफिक चाहिए, तो लक्षण कौन से हैं, कौन से डर्मेटोम इन्वॉल्व है उसमें, उससे भी आप कटी के पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जो डिस्क पोट्रूजन है, डिस्क बल्जिंग है, ये पेशेंट की सीवियरिटी दर्शाती है कि पेशेंट सीवियर कंडीशन में जा रहा है। तो आपको यहाँ पत्रपोटली, विद्ध कर्म, अग्निकर्म, रक्तमोक्षण, बस्ती, ये आपको एक के बाद एक करना है, साइमल्टेनियसली करना है, क्योंकि पेशेंट को झट से रिजल्ट देने हैं। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर प्रणेश सर ने पूछा है, points are taken 2 angul away from the spinous process is that to avoid injury to transfer process and nervous emerging from that area sir। तो यस, नर्व को कुछ डैमेज नहीं करना है, इसके लिए 2 अंगुल हमने लिया हुआ है। उसके बाद डॉक्टर कांचन माल्या ने पूछा है, और टेनिस एंड गोल्फर्स एल्बो क्लासिकली ओनली सिंगल पॉइंट फॉर विद्ध कर्म एंड additionally trigger point we have to prick। तो yes, in some diseases only 1 or 2 point sufficient for treatment। don't doubt in विद्ध कर्म, on विद्ध कर्म। कुछ केसेस में आप सिर्फ विद्ध कर्म से उपशय दे सकते हैं, कुछ केसेस में, मतलब कैसा है, कुछ व्याधि के कंडीशन है कि विद्ध कर्म प्राइमरी फर्स्ट इस लेवल पे आता है, सेकेंडरी मेडिसिन आता है, थर्ड शमन शोधन, ऐसे क्रम बनता है। लेकिन कुछ कंडीशन में विद्ध कर्म एज अ सेकेंडरी, कुछ कंडीशन में विद्ध कर्म एज अ टर्शरी, ऐसे भी हो सकता है। बट इफ अ पेन आर रिमेनिंग आफ्टर द स्पेसिफिक डिसीज पॉइंट, yes you take a trigger point also। एग्जाम्पल, अभी जानुशूल का पेशेंट है, तो जानुशूल के पेशेंट में आपको जो ट्रिगर पॉइंट है उसको मार्क करना है, लेकिन मैंने जो 4 पॉइंट बताए हैं वो आपको मार्क करने हैं, और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर दर्द है तो आप वही डायरेक्टली ले लीजिए। लेकिन पेशेंट को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से पॉइंट पे दर्द है, सब जगह पे दर्द है, तो गो बाय स्टेप बाय स्टेप। मैंने जो प्रोटोकॉल के 4 पॉइंट बताए हैं जानू के, वो आपको लेने हैं, और उसके बाद अगर ट्रिगर पॉइंट बचता है तो ही ट्रिगर पॉइंट लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, क्योंकि वो 4 पॉइंट के ऊपर ही वो जानू पूरा कवर हो जाता है, नी पेन। उसके बाद उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है, इन नी जॉइंट पेन इवन इफ देर इज स्वेलिंग कैन वी डू विद्ध कर्म। तो इसका आंसर है यस, बट इफ पीटिंग एडिमा आर देयर, उसको कॉशियसली आपको विद्ध कर्म करना है, क्योंकि निडल उस पॉइंट के ऊपर तक चली जानी चाहिए। ठीक है, अगर एडिमा ज्यादा है तो उस विद्ध कर्म तक हमारी जो निडल है वो नहीं जाते। उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा है, और 2 क्वेश्चन है उनके, इन ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन वी डू विद्ध ऑन रिपीटेड 4-5 डेज ऑन सेम पेशेंट। तो यस यू कैन, आप कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया है, इन काफ मसल क्रैम्प ड्यूरिंग द क्रैम्प अटैक itself can we do विद्ध और लेटर टू अवॉइड फर्दर अटैक वी शुड डू विद्ध। उन्होंने पूछा है कि जब क्रैम्प का अटैक आता है काफ मसल में, तो ड्यूरिंग अटैक हम विद्ध कर्म करेंगे या करते हैं क्या, और अगर वो क्रैम्प का अटैक चला गया तो क्रैम्प अटैक बाद में ना हो, इसलिए वहां विद्ध कर्म कर सकते हैं क्या। तो यस, ड्यूरिंग अटैक इट्स मोस्ट यूजफुल वेपन इन योर हैंड
दैट्स वाई विद्ध कर्म अग्निकर्म रक्त मोक्षण इट इज कॉल्ड सद्य फलदायी चिकित्सा। ये जो क्रैम्प का जो अटैक है उसकी मेन चिकित्सा है विद्ध कर्म अग्निकर्म रक्त मोक्षण। मेडिसिन की जरूरत ही नहीं। लेकिन आफ्टर अटैक इफ रिमेनिंग पेन है थोड़ा सा तो आप वहां विद्ध कर्म करें। लेकिन अभी वो ठीक हो गया, लेकिन अभी क्रैम्प का अटैक आया, मतलब न आए, इसलिए विद्ध कर्म करे क्या? तो नहीं, इस कंडीशन में विद्ध कर्म का कुछ भी रोल नहीं है। लेकिन आक्षेपक की केस है तो आक्षेपक ना आए इसलिए आप एज अ प्रिवेंशन विद्ध कर्म कर सकते हैं। ये दो अलग अलग कंडीशन है। तो आपको युक्ति प्रमाण यूज करके ही ये डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। और एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो हमने कोर्स डिजाइन किया है ये सिर्फ बीएमएस ग्रेजुएट लोगों के लिए है, ठीक है, जो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए। इसमें एमबीबीएस लोगों ने भी एनरोल किया है, बीएचएमएस लोग हैं, बीडीएस हैं, जिनके पास डिग्री है बीयूएमएस, उसके बाद हम किसी को भी एडमिशन नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो हमें सिखाया हुआ है वैद्य राबा गोगटे सर ने, उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि तुम एमबीबीएस हो तो हमारे पास मत आओ विद्ध कर्म, तुम बीएचएमएस हो मत आओ। सर के पास हर एक पैथी के डॉक्टर सीखने आते थे, तो भला हम कौन होते हैं न एडमिशन देने के लिए। तो हमारे बैच में भी एमबीबीएस बीयूएमएस बीएचएमएस लोग हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये हमें जैसे मिला वैसे आपको सिखा रहे हैं। इसको आपको जो नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को आप पहले स्थिर कीजिए अपने अंदर। ब्लड जैसे हर एक सेल तक पहुंचा है वैसे वो नॉलेज हर एक सेल तक पहुंचाइए, मतलब खुद के शरीर में वो घोलिए। विद्ध कर्म अग्निकर्म रक्त मोक्षण उसको स्थिर कीजिए। और जब तक आपके 3000 केस होते नहीं तब तक ये नॉलेज, मतलब आपके केसेस वगैरह शेयर करने की जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। और रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर छोड़ के और किसी को भी ये नॉलेज मत दीजिए, ठीक है। मैंने ये पिछले वेबिनार में, पिछले जो भी वर्कशॉप हुए हैं वेबिनार, इसमें ये बात नहीं बताई, आपको ही पहली बार बता रहा हूं, क्योंकि हमें जो विद्या मिलती है वो बहुत जिम्मेदारी से आपको दी जाती है, उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। हम कितने भी जो थेरेपिस्ट हैं उनको सिखा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एक एथिक्स रहता है, अगर उसको हम पकड़ेंगे एथिक्स को तो गिरने की संभावना नहीं रहती। आप रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर छोड़ के किसी से भी ये नॉलेज अगर शेयर करेंगे तो ये चिकित्सा आपको भी लाभदायी नहीं होगी
और उस व्यक्ति को भी नहीं होगी। ये मेरे शब्द हैं, ठीक है। और ज्ञान पहले ग्रहण कीजिए, उसको स्थिर कीजिए। 3 साल 3000 जब तक केसेस नहीं होते तब तक वो ज्ञान ग्रो कीजिए अच्छे से, और उसके बाद शेयर करें। लेकिन कंडीशन मैंने बताई है, ये संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। हम आपसे ऐसे ही सर्टिफिकेट नहीं लेते। हर एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हम चेक करते हैं। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो हम यूनिवर्सिटी तक फोन घुमाते हैं कि ये बंदा सच में डॉक्टर है क्या। ठीक है, हमने वैसे ही 2-3 दिन लेट स्टार्ट नहीं किया है वेबिनार, ठीक है। और अगर आप किसी गैर मेडिकल स्टूडेंट को ये ज्ञान देंगे तो ये ज्ञान आपको भी लाभदायी नहीं होगा और उस व्यक्ति को भी नहीं होगा। आपको कर्ण की कथा मालूम है, ठीक है। तो आगे चले जाते हैं। एक क्लास के 4-5 क्वेश्चन बचे हैं। कितने बज गए? 10:05 हो गए हैं। फिर भी हम ये क्वेश्चन सब ले लेंगे। हाँ, वृषाली बाउस्कर मुंबई से मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा है, कैन विद्ध कर्म वर्क इन पोस्ट हार्पेटिक न्यूरोलजिया? हाउ टू डिसाइड विद द पॉइंट्स देयर? Yes, Viddha Karma, its work, its cases present in upcoming lectures. In herpetic neuralgia, major role of Rakta Mokshan than Viddha Karma. विद्ध कर्म से ज्यादा रक्त मोक्षण का रोल बहुत है हर्पेटिक न्यूरोलजिया में, एक्टिव हर्पेक्स में भी, विच इज कवर्ड इन प्रीवियस। हमारा जो पिछला रक्त मोक्षण का वेबिनार हुआ था उसमें हमने ये सब डिटेल लिया है, लेकिन जो अपकमिंग हम लेक्चर अपलोड करने वाले हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर उस केसेस में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर कांचन माल्या ने पूछा है, इफ अ पेशेंट हैविंग प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन इन शोल्डर व्हाइल स्लीपिंग ऑन दैट साइड बट मूवमेंट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इन दैट केस शैल वी ट्रीटमेंट इट एज अंशमूल शूल? तो इसका आंसर है नो। अंशमूल पेन डिफरेंट, अंशमूल जो कंसेप्ट है ये अलग है। आपने कहा कि सिर्फ प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन इन शोल्डर व्हाइल स्लीपिंग ऑन दैट साइड, तो आपको सिर्फ ट्रिगर पॉइंट ढूंढना है और उसको सिर्फ विद्ध कर्म करना है। अंशमूल की यहां बात आती ही नहीं। लेकिन अगर अंशमूल के यहां शूल है तो वहां प्रिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर माधुरी देसाई मैडम ने गोवा से पूछा है, कैन वी डू विद्ध कर्म इन कंप, एग्जाम्पल हस्तकंप, इसेंशियल ट्रिमर, कैन वी डू क्षिप्र विद्ध? यस, बट फर्स्ट टेक स्थपनी देन क्षिप्रा, ये इसका क्रम है। उसके बाद उन्होंने सब क्वेश्चन पूछा है, कैन वी डू विद्ध कर्म ऑफ अंगुष्ठ इन वृक्कशोथ, दैट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस? तो इसका आंसर है यस, यू कैन डू विद्ध कर्म इन दैट केस अल्सो। उसके बाद माधुरी मैडम ने पूछा है, लाइक इन गुरुधरसी देर आर पॉइंट्स पोस्टीरियर ऑफ जानू, सो आर दीज सेम पॉइंट्स एंटीरियर ऑफ कुरपर संधि इन विश्वाची और ओनली लैटरल पॉइंट्स इन विश्वाची? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो गुरुधरसी के जो पॉइंट है उसमें कुछ पॉइंट आए हैं कि जानू के पीछे का पॉइंट है,
या जानू की जो रीच है उसके ऊपर 4 अंगुल पे एक पॉइंट है। ये पॉइंट अभी आपने बताया कि क्रूरदर्शी और विश्वाची सेम है, तो ये जैसे पॉइंट है वैसे हाथ पे भी हमें कुरपर संधि के ऊपर, उसके ऊपर ऐसे पॉइंट लेने हैं या सिर्फ लैटरली पॉइंट लेने हैं। तो यस, बाय रूल यू विल टेक पॉइंट लाइक क्रूरदर्शी, बट according to our experience, lateral point of hand sufficient to give result. So this point not needed. उसके बाद मैडम ने पूछा है, if the point of विद्ध कर्म there is a psoriatic patch, should be avoid the point? No, you will take this point, no issue. अगला क्वेश्चन, what is the depth of needle for उपक्षिप्र point? ये किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने वहां कितना व्रीहि विद्ध कर्म करना है। तो इसका आंसर है 1/8 to 1/4 अकॉर्डिंग टू स्किन कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट। उसके बाद उन्होंने पूछा है, इन अर्दित बोथ ललाट पॉइंट्स शुड बी टेकन और ओनली द lateral one? So take only affected side point for अर्दित। एक लास्ट के 3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम रुक जाएंगे। डॉक्टर छाया धोपेकर मैडम ने पूछा है, इन इंक्रीज इन यूरिन फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू एज एंड एनलार्ज प्रोस्टेट विद्ध कर्म कर सकते हैं क्या और कहा? तो इसका आंसर ये है, यस कर सकते हैं। स्थपनी, अंगुष्ठ मूल, पेल्विक रीजन के जो पॉइंट है, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके एंटीरियर सुपेरिक, ऐसी अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लैटरल 1/3, मीडियल 2/3, इनका जो पॉइंट बनेगा बायलैटरली वहां विद्ध कर्म कर सकते हैं। बट इन एनलार्ज प्रोस्टेट इट इज अ धन्वंतरी अधिकार, बट वी टेक अ चांस, वी डू उत्तर बस्ती, वी डू शमन औषधि, शोधन औषधि। इफ नॉट ट्रीटेड पेशेंट देन रेफर टू धन्वंतरी अधिकार। तो इसमें हम विद्ध कर्म कर सकते हैं, लेकिन बाकी की भी ट्रीटमेंट जरूरी है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में। लेकिन मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता सकता हूं कि हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन पोस्टपोन कर सकते हैं विद्ध कर्म से। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है, इंद्रलुप्त चेहरे पे कुछ लोगों पे दाढ़ी पे आता है, तो उसमें विद्ध कर्म कर सकते हैं क्या? तो यस, लाइक शिरो प्रदेश में हम जैसे विद्ध कर्म करते हैं वैसे आप उस बियर्ड रीजन पे भी विद्ध कर्म कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है, मैडम ने ही पूछा है, छाया धोपेकर मैडम ने, कुछ विद्ध करने वाले लोग नीडल चुभा के तुरंत निकालते हैं, थोड़ी देर भी रखते नहीं, इसमें भी वही फायदा होता है क्या? और हम निडल कितने टाइम रखें? तो निडल कितने टाइम रखे, इसका आंसर मैंने किया है, या जो लेक्चर अपलोड होंगे हुए हैं उसमें ये आंसर मैंने ऑलरेडी दिया है। बाकी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है पहले वाला, तो मैंने लेक्चर स्टार्ट होने के 2-3 बाद एक मैसेज किया था आपको 16 जुलाई को कि आपको बाकी साइट
बाकी YouTube के वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। वो मैसेज क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूं। 16 जुलाई को मैंने लिखा था, वन सीक्रेट, your question solve automatically when you listen lecture step by step. Also, don't confuse and compare our webinar with your previous any Viddha Karma knowledge or any YouTube videos. This Viddha Karma lecture is a pure knowledge, jnana, we get from our Guru Dr. R.B. Gokte sirs as like Ganga. हमें उनसे जैसे प्राप्त हुई, हम दोनों बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मैं और वृषाली को सर ने हाथ को पकड़ के विद्ध कर्म और अग्नि कर्म सिखाया। तो सर के पास से सर ने, जब सर पॉइंट मार्क करते थे तो उस वक्त कैमरे मोबाइल के इतने अच्छे नहीं थे, कैमरे वाला मोबाइल भी नहीं था, तो मेरे पास डायरियां थी हमारे दोनों के पास। तो उस डायरी के ऊपर हम वो पॉइंट बना के रखते थे, जब कभी हम मिलेंगे तो वो डायरी आपको दिखाऊंगा कि अभी अपांग सर को सर ने प्रिक किया है, तो सर से वो लोकेशन सीखने की, सर आपने कैसे डायग्नोस किया, उसको कैसे मार्क किया, तो वो हमने डायरिया अभी तक रखी है। तो सर से ये जो नॉलेज हमें मिला है वैसे के वैसे हमने ये नॉलेज आपको शेयर किया है। तो आपको कंफ्यूज वायबल होने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट फॉलो आवर वेबिनार। शुरुआत के दौरान इतना बहुत है आपके लिए, क्योंकि हमने आपका पूरा स्ट्रगल, जो स्ट्रगल करना था वो हम दोनों ने किया है, जो पढ़ना था वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो संहिता पढ़नी थी हर एक पॉइंट के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ी है। आपको गोगटे सर का जो बुक है ना, वो सारा बुक इस वेबिनार में हमने कवर किया है। उससे ज्यादा आपको सिर्फ फॉलो करना है हमारे फुटप्रिंट, सिर्फ पीछे आना है। और जो एक समय आएगा कि यस हमें अभी आगे बढ़ना है, तो आप आगे कितनी भी ऊंची छलांग लगा सकते हैं, लेकिन ज्ञान ग्रहण करके स्थिर करना है। ठीक है। और एक बात बताई थी, हाँ, तो ऐसे YouTube वीडियोस वगैरह ऐसे देख के आप कंफ्यूज मत होइए। आपके जो हाथ में हमने दिया है वो बहुत प्योर है, उस पर शंका ना ले, ना कि कंफ्यूज हुए। ठीक है। अगर कुछ जगह पे आप वायबल होते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका उसको आंसर दे दूंगा। उसके बाद और एक पूछा था या रिक्वेस्ट आई थी, क्वेश्चन सब एक्चुअली हो चुके हैं अभी, कि इसके पीपीटी के कुछ हमें स्क्रीनशॉट या पीपीटी कुछ ऐसे मिल सकते हैं क्या? तो नो, इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपको ये नहीं मिल सकता, क्योंकि ये हमने सब पहले किया हुआ है। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज ही एक लेक्चर पुणे के एक प्लेटफॉर्म पे हुआ, विद्ध कर्म अग्नि कर्म का। उसमें हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट थे, उन्होंने इस लेक्चर की पीपीटी उसमें प्रेजेंट किए हुए हैं, न पूछ के। एक एक पीपीटी बनाने के लिए, एक एक लेक्चर लेने के लिए हमें बहुत महीनों तक मेहनत करनी पड़ती है। आप उसके नोट्स बनाइए, नो इशू, लेकिन ये पीपीटी लेके आप लेक्चर ले रहे हैं दूसरी जगह पे, ऐसे हमने 4 से 5 स्टूडेंट को पकड़ा है कि आपने ऐसे लेक्चर क्यों लिए।
ये पीपीटी वैसे की वैसे स्क्रीनशॉट लेने का और वहां उसके ऊपर लेक्चर लेने का। पीपीटी बनाना, लेक्चर लेना, एक अपत्य को जन्म देना इतना बड़ा है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत दिमाग, प्राइवेट समय हमने निकाल के ये बनाया है। ठीक है, तो हमने फिर वो सब बंद किया, स्क्रीनशॉट, पीपीटी देना वगैरह सब बंद किया है। तो अभी आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ आपको नोट्स बनाने हैं खुद के। हमें आज भी मैसेज आते हैं स्टूडेंट के कि सर इसके पॉइंट बताओ, उसके पॉइंट बताओ, उसके पॉइंट बताओ। ऑलरेडी जिन्होंने ये वेबिनार किया है, तो आपको खुद नोट्स बनाने हैं, इतनी ही हमारी छोटी सी अपेक्षाएं हैं। चलिए, अभी 10:18 हो गए हैं। हमारे अभी तो अभी जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं, अभी ये ग्रुप पे आप पोस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने पूछे हुए, तो ये सब हमारे ग्रुप पे आप पोस्ट करेंगे तो उसके आंसर मैं वहां दे दूंगा। बाकी कल तक जो क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे इंक्लूड आज के लेक्चर में किए हैं। चलिए, 32 लोग आए थे आज सेशन के लिए, बहुत अच्छा लगा सब बातें करके आपसे। ठीक है, तो अभी के लिए यही रुकते हैं। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।